तो आज बात करेंगे हम कि कैसे वेक्टर्स को उनके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया जाता है। एक बॉल फेंकी, ठीक है, आपने एक बॉल फेंकी 10 मीटर पर सेकंड से, ऐसे आपने एक बॉल फेंकी 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक। मान के चलो कि वो बॉल जो है, जब आप उसे ऐसे फेंक रहे थे तो उस टाइम उस बॉल की डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल से, यानी कि ज़मीन से कितना डिग्री का एंगल बनाया? 60 डिग्री का एंगल बना लिया, ठीक है। कितना डिग्री का एंगल बना लिया? 60 डिग्री का। ये हॉरिजॉन्टल से एंगल है। अब अगर मैं पहले इसके मोशन को एनालाइज करते हैं, ये बॉल कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है, तो ये आगे भी जा रही है और ऊपर भी जा रही है। देखना ध्यान से, अगर ये बॉल यहाँ पे थी, फिर कुछ टाइम बाद ये बॉल यहाँ पे पहुँची और फिर कुछ टाइम बाद बॉल यहाँ पे पहुँची। देखना, ये यहाँ से इतना आगे गई, ठीक है, इधर से इधर आने में इतना आगे गई और इतना ऊपर गई। ध्यान से देखो, ये बॉल जब यहाँ से यहाँ आई तो वो करने में ये इतना एक्स एक्सिस की तरफ गई, ठीक है। इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, इसको मैं वाई मान लेता हूँ। इस डायरेक्शन को मैंने एक्स मान लिया और इस डायरेक्शन को मैंने वाई मान लिया। तो बॉल यहाँ से यहाँ आने में पहले इतना आगे एक्स गई है, और मतलब पहले नहीं, साथ साथ हुए दोनों चीज़ें, इतना आगे एक्स गई है और इतना आगे वाई गई है। और सेम वो यहाँ से यहाँ पहुँचने में इतना एक्स में गई है और इतना वाई में गई है। तो इस बॉल के जो मूवमेंट है या जो मोशन है वो दो डायरेक्शंस में साथ साथ हो रहा है। यानी कि वो बॉल, अगर ये बॉल है तो वो इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है, यानी कि इधर को भी जा रही है और ऊपर को भी जा रही है। जैसे कि ये बॉल है तो वो बॉल ऐसे चल रही है, तो इधर को भी चल रही है और इधर को भी चल रही है, ऐसे। समझ में? तो वो बॉल ऐसे जा रही है। अब मेरे मन में अगर ये सवाल है कि ये जो बॉल है ये 3 सेकंड में कितनी हाइट पे पहुंच जाएगी, ये 3 सेकंड में कितनी हाइट पे पहुंच जाएगी? क्या आपको लगता है कि 3 सेकंड में ये 30 मीटर की हाइट पे आएगी? ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, ऐसा सवाल क्यों पूछ रहा हूँ? बिकॉज इसको 10 मीटर पर सेकंड से छोड़ा गया है ना। तो मैं जो पूछ रहा हूँ कि क्या ये 3 सेकंड में 30 मीटर पहुंच जाएगी? बताओ, क्या ये 5 सेकंड में आगे 50 मीटर पहुंच जाएगी? क्या मैंने ये छोड़ी 5 सेकंड के बाद, क्या ये आगे 50 मीटर पहुंच जाएगी? अगर मैंने इसको छोड़ा तो मेरे से 5 सेकंड के बाद क्या इसका डिस्टेंस 50 मीटर हो जाएगा? ये सवाल आपको पूछना चाहिए, ठीक है। 5 सेकंड डिस्टेंस, क्या ये 50 मीटर होगा? बताओ। यहाँ पे जो कैच है वो ये है कि इसकी ये जो वेलोसिटी है ये दो दिशाओं में बटी हुई है, इधर को भी है और इधर को भी है। ये बॉल जब जा रही है इधर को भी जा रही है, इधर को भी जा रही है, इधर को भी जा रही है, इधर को भी जा रही है। समझ में आई बात? तो आप अगर चाहोगे कि मैं इधर वाली डायमेंशन पे जो वाई एक्सिस है उसके अलॉन्ग अगर मैं क्या कहते हैं, इसको मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ इस डायरेक्शन में, बट आप ले रहे हो वेलोसिटी यानी इस वेलोसिटी से आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करना चाह रहे हो, तो आपको आंसर आएगा गलत। यहीं पे काम आता है कंपोनेंट्स में ब्रेक करना। जैसे कि हमने जो पिछली क्लास में हमने जो पहले जो वीडियोस देखे हैं उसमें हमने ये देखा था कि अगर अपने पास एक कोई ऐसे पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट्स है 1,√3, ठीक है। मान के चलो अगर इसका कोऑर्डिनेट 1,√3 है और ये अपना ओरिजिन है और ये पॉइंट ए है, तो हम जब इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे तो अपने को मिलेगा OA वेक्टर। क्या मिलेगा? OA वेक्टर। तो हमने OA वेक्टर को लिखना सीखा था। कैसे लिखते हैं? i कैप प्लस √3 j कैप, ठीक है, यानी कि 1 i कैप प्लस √3 j कैप। बताया था मैंने आपको कि यहाँ इतना x में 1 यूनिट है और y में √3 यूनिट है, इसीलिए हम इसको ऐसे लिख रहे हैं बाय यूजिंग डायरेक्शन वेक्टर्स i कैप एंड j कैप, ठीक है। ये तो हमें दिया हुआ था। अगर आपको वेक्टर ऐसा ना दिया हो, अगर आपको वेक्टर दिया हो कुछ इस तरीके से, जैसे कि आपको दे देंगे कि वो जो एंगल बना रहा है
एक्स और जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, और उसका मैग्नीट्यूड दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बना रहा है मान के चलो 60 डिग्री बना रहा है, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 2 यूनिट्स है, ठीक है। ये जो वेक्टर है इसको मैंने नाम दे दिया ओ ए वेक्टर। आपको दिया हुआ है कि आप ओ ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 यूनिट्स है, और वो जो एंगल बना रहा है वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल है ऐसे, वो है 60 डिग्री। मान लो थीटा लिख दिया, थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब बताओ इसको आप इस फॉर्म में कैसे लाओगे, मैथमेटिकल फॉर्म में, इस इंफॉर्मेशन को आप इस फॉर्म में कैसे लाओगे, सोचो। देखो पहले हमें यहाँ पे ये सोचना होगा कि मैंने जैसे बोला ना स्टार्टिंग में कि हम एक्स कंपोनेंट और मतलब जो वेक्टर है उसको रिजॉल्व करेंगे एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में, 2D की बात कर रहे हैं हम, 2 डायमेंशन की। तो पहले हमें ये पूछना होगा कि एक्स कंपोनेंट क्या है, ठीक है। एक्स कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, जैसे ये है अपना जो फिगर है, यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे नीचे एक्सटेंड कर दूँ, ऐसे अगर मैं एक्सटेंड कर दूँ 90 डिग्री पे और इसको बी बोल दूँ, ठीक है, इस पॉइंट को बी बोल दूँ, तो एक्स कंपोनेंट क्या होता है इसका बताओ। इस लाइन का, इस वेक्टर का, उस पॉइंट जो वहाँ पे था पहले, उसका एक्स कंपोनेंट क्या था, ये लेंथ जो थी वही एक्स कंपोनेंट बोल रहे थे, एक्स कंपोनेंट। और ये जो हाइट है इसको हम क्या बोल रहे थे, वाई कंपोनेंट बोल रहे थे, है कि नहीं। तो आपने इस वेक्टर को विद दिस इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन कि इसका मैग्नीट्यूड 2 यूनिट्स है एंड इसका जो एंगल है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस वो 60 डिग्री, इस इंफॉर्मेशन से आपने इसको एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में तोड़ना है। अगर आप इसको एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में तोड़ पाए तो उससे होगा क्या कि आप यहाँ पे ऐसे और ऐसे जो आपने पहले लिखा था वैसे लिख पाओगे, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो ट्राइंगल है ओ ए बी, ये कैसा ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है, वेरी गुड। तो राइट ट्राइंगल में 2 चीज़ें हमें पता है, पहली है पाइथागोरस थ्योरम और दूसरा है हमारा पुराना दोस्त कौन, ट्रिग्नोमेट्री, राइट। तो अगर हमें देखो यहाँ पे एंगल दिया हुआ है ना, ये एंगल दिया हुआ है तो हिंट आ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमने क्या यूज़ करना है, ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करनी है। तो आप इस एंगल को यूज़ करके कुछ ऐसा बिठाइए जिससे कि आप इस ओ बी की वैल्यू निकाल सको और इस ए बी की वैल्यू निकाल सको, ठीक है। अब अगर मैं सोचूं, अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ, साइन थीटा अगर मैं लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि ए बी अपॉन ओ ए, होगा कि नहीं होगा देखना। अगर मैं यहाँ पे साइन 60 डिग्री लगाऊँ, साइन 60 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि ओ ए, ठीक है। साइन 60 हमें पता है क्या है वैल्यू। अब जो ए बी है, ठीक है, ए बी को अगर मैं यहीं रहने दूँ और सब इधर भेज दूँ तो ये क्या बन जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू ओ ए साइन 60, ए बी इज इक्वल्स टू ओ ए साइन 60। ए बी क्या है अपना, ए बी क्या है अपना, वाई कंपोनेंट है कि नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे हम, वाई कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट इज दिस ए बी ओ ए साइन 60। ओ ए क्या है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड टाइम्स द साइन ऑफ द एंगल, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं इसमें लगाऊं cos 60, देखना ध्यान से देखना, cos 60 अगर मैं लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है cos, तो बेस कितना है, ओ बी है और हाइपोटेन्यूस कितना है, ओ ए है, तो ओ बी अपॉन ओ ए बन जाएगा, ओ बी अपॉन ओ ए बन जाएगा। तो ओ बी जो है वो कितना हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा ओ ए टाइम्स cos 60। ध्यान से देखना, और ओ बी क्या था, ओ बी है अपना एक्स कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट हो जाएगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड टाइम्स कॉस ऑफ एंगल, एंड वाई कंपोनेंट हो जाएगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड टाइम्स द साइन ऑफ दैट एंगल।
अब लगा दो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। तो ओ ए कितना है, 2 यूनिट दे रखा है, साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो कितना आ जाएगा, √3 यूनिट्स। क्या आ गया √3 यूनिट्स, दी वाई कंपोनेंट, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना बन जाएगा, ओ ए कितना है, ओ ए का मैग्नीट्यूड कितना है, ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 2 यूनिट, cos 60 कितना हो जाएगा 1/2। तो ये कितना बन जाएगा 1 यूनिट। तो अपना जो ओ बी है वो कितना आ रहा है, ओ बी आ रहा है 1 यूनिट, और अपना जो ए बी आ रहा है वो √3 यूनिट्स आ रहा है। अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे एक टॉर्च लगाऊँ, ठीक है, ऐसे एक टॉर्च लगाऊँ और उस टॉर्च को ऑन कर दूँ, क्या कर दूँ, टॉर्च को ऑन कर दूँ, और मानो कि ये एक ऐसी तिरछी, क्या है, एक तिरछा पोल है, क्या बोलेंगे, तिरछा पोल। मान लो कि तूफान आया बहुत और एक पोल ऐसे तिरछा हो गया, तो अगर मैं यहाँ से टॉर्च मारूंगा तो बताओ उसकी परछाई कौन सी होगी इसमें से। अगर मैंने ऐसे टॉर्च मारा, यहाँ से इधर से लाइट आ रही है, तो उसकी परछाई क्या होगी, ओ ए की। हाँ, ओ ए की परछाई क्या हो जाएगी, ये ओ बी हो जाएगा, ठीक है। ओ ए की परछाई क्या हो जाएगी, ओ बी हो जाएगी। इसीलिए ओ बी को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। आपने लाइट प्रोजेक्ट करी ना, ऐसे लाइट प्रोजेक्ट करी तो वो प्रोजेक्शन कहाँ है, नीचे आया ऐसे, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आया ना प्रोजेक्शन, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। और वहीं पे अगर आप ऐसे यहाँ से लाइट मारो, यहाँ से ऐसे लाइट मारो टॉर्च की, तो बताओ परछाई क्या होगी, परछाई होगी ये, परछाई होगी आपकी ये, क्या, इतना होगी आपकी जो परछाई होगी। ये और ये बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे, आप जब ऐसे मारेंगे ना यहाँ से टॉर्च, तो वो ऐसे छपेगा, तो ये जितनी इसकी हाइट है ना, ये हाइट ही छपेगी बेसिकली, इस हाइट के लेंथ के बराबर ही वो छपने वाली। इसको बोलेंगे वाई कंपोनेंट को क्या बोल देंगे, वाई कंपोनेंट हो जाएगा हमारा वर्टिकल प्रोजेक्शन, ठीक है। तो आप चाहे इसको वर्टिकल प्रोजेक्शन बोलो या वर्टिकल कंपोनेंट बोलो, ठीक है। ये इस वेक्टर का वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है, या वाई कंपोनेंट बोलो, और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन बोलो या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलो, समझ में। इस वेक्टर का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है वो होगा ओ बी। ओ बी की वैल्यू कितनी होगी, वेक्टर टाइम्स दी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर टाइम्स दी कॉस ऑफ एंगल। ये कौन सा है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल यानी कि ये ऐसे, ये है ना, तो ये है, ठीक है। और जो वर्टिकल प्रोजेक्शन है वो हो जाएगा ऐसे वाला, ये। तो क्या हो जाता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड टाइम्स साइन ऑफ दैट एंगल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं भी आप आगे जाके वेक्टर्स को रिजॉल्व करेंगे, जहाँ पे भी वेक्टर्स के सवाल सॉल्व करेंगे, जैसे कि काइनेमेटिक्स में बहुत ज़्यादा ऐसे सवाल आते हैं जहाँ पे वेक्टर्स को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करना पड़ता है। वेक्टर्स को एक जो बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है वेक्टर्स को कंपोनेंट में ब्रेक करने का, वो मैं आगे एक एग्जांपल से समझाऊंगा। तो अभी अगर आप आगे एनएलएम में जाते हैं तो एनएलएम में भी आपको पुलिस जो बनती हैं और जो रोप्स होते हैं, जो नॉर्मल है, ये सब कंपोनेंट वाइज ब्रेक करना पड़ता है, और उस हिसाब से आप उसको स्टडी करते हैं। तो इसको ध्यान रखना, और इसमें क्या चीज़ ध्यान रखने की है, ध्यान से देखना, इसे नोट कर लो, ठीक है। तो मैं इसको एक समराइज कर देता हूँ। तो आपने देखा कि इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो √3 यूनिट्स है, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो 1 यूनिट है। तो बताओ इसको मैं लिखूंगा कैसे, अब अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, इसको अगर मैं दोबारा मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो कैसे लिखूंगा, मुझे पता चल गया अपना वर्टिकल क्या है, वर्टिकल ये है, हॉरिजॉन्टल क्या है, ये है। तो जो ओ ए वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, फिर से ओ ए वेक्टर हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, यानी कि एक्स की डायरेक्शन में कौन है, 1 यूनिट, यानी कि 1 आई कैप, और y की डायरेक्शन में यानी कि वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, √3 यूनिट, यानी कि √3 जे कैप। तो फिर से अगर वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा तो आपको समझ में आएगा कि हमने पहले भी यही लिखा था,
और फिर से यही लिख दिया। पहले हमने दूसरे तरीके से लिखा था और इस समय हमने दूसरे तरीके से लिखा है। समझ में आया? ठीक है, इसको नोट कर लो। अब मैं इसको समराइज कर देता हूँ। जो चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, मतलब सोचने की ज़रूरत ना पड़े उस चीज़ को लिखने की। अगर कोई भी वेक्टर आपको दिया हुआ है, ठीक है, कोई वेक्टर दिया है आपको जो एक थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, कोई भी वेक्टर जो थीटा एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, कौन से सेंस में? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ऐसे, ठीक है। थीटा एंगल है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड सपोज कर लो, मैग्नीट्यूड क्या है? ए है, ठीक है। तो जो इसका एक्स कंपोनेंट होगा वो होगा मैग्नीट्यूड टाइम्स कॉस थीटा। इस एक्स कंपोनेंट को हम और क्या बोल सकते हैं? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। और जो उसका वाई कंपोनेंट होगा वो होगा वेक्टर टाइम्स साइन ऑफ थीटा, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? वर्टिकल कंपोनेंट। मतलब कुल मिला के अगर वो ऐसे हो रहा है, ऐसे, तो कॉस थीटा लग जाएगा, और अगर वो ऐसे हो रहा है तो साइन थीटा लगेगा। ध्यान से देखना, अगर वो ऐसे आ रहा है, ठीक है, ऐसे नीचे को, यानी कि जिस साइड से एंगल है, समझ में, जिस साइड को एंगल है, अगर वो एंगल की साइड को अगर आप ऐसे झुका रहे हो तो कॉस थीटा लग जाएगा, और अगर आप एंगल के इधर को घुमा रहे हो तो साइन थीटा लग जाएगा। एंगल की तरफ यानी कि कॉस थीटा, इधर को यानी कि साइन थीटा। सिंपल सा तरीका है, समझ में? अच्छा, अब मैंने आपसे जो बात कही थी कि हम इसको क्यों हम कंपोनेंट्स में ब्रेक करना चाहते हैं, देखो, तो मैंने जैसे आपको बताया था कि एंगल की तरफ लेंगे तो क्या आएगा? मैग्नीट्यूड टाइम्स कॉस ऑफ थीटा। तो अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में ले रहा हूँ तो ये जो मैंने 10 मीटर पर सेकेंड से इसको फेंका है, तो अगर इस डायरेक्शन में मैं जाऊँगा तो क्या हो जाएगा? 10 टाइम्स कॉस ऑफ 60। कॉस 60 कितना होता है? 1/2। तो ये कितना हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की तरफ। अब मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस बोल रहा हूँ, लेकिन रियल लाइफ में तो हमारे 4 ही डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो अब इसको नॉर्थ मान लो, चलो, ठीक है, इसको क्या मान लो? नॉर्थ मान लो। और ये वाई जो है इसको क्या मान लो? अप, यानी कि ऊपर हो, ठीक है। तो इधर की तरफ कितने से जाएगी? 5 मीटर पर सेकेंड से। क्यों? क्योंकि इधर वाला जो कंपोनेंट है वो 5 मीटर पर सेकेंड ही दे रहा है, और इधर वाला जो कंपोनेंट है वो, ये क्या हो जाएगा? अगर ये cos थीटा है यानी कि एंगल की तरफ, ठीक है, एंगल की तरफ जहाँ से हम एंगल ले रहे हैं उसकी तरफ को हम cos थीटा लगाते हैं। ये याद रहना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। एंगल की तरफ अगर इसको ऐसे झुकाओगे तो वाला cos थीटा हो जाएगा, बस क्या हो जाएगा? cos थीटा। और एंगल के ऐसे ऊपर वाला क्या हो जाएगा? साइन थीटा। तो इसने क्या हो जाना है? इसने होना है आपका 10 साइन 60। साइन 60 कितना होता है? √3/2। तो ये हो जाएगा आपका कितना होगा? 5√3 मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये जो बॉल है वो कैसे जा रही है? ऊपर को जा रही है 5√3 मीटर पर सेकेंड से, और आगे को जा रही है कितने से? 5 मीटर पर सेकेंड है। समझ में आई बात? ये जो बॉल है ये ऊपर को जा रही है 5√3 मीटर पर सेकेंड से, और आगे को जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड से। यानी कि ये बॉल ऊंचाई की तरफ ज़्यादा जा रही है, मतलब ऊंचाई की तरफ तेज़ी से जा रही है, क्योंकि 5√3 है ना। अब
अब मेरे को ये सवाल पूछना चाहिए कि ये 3 सेकंड में कितनी हाइट चले जाएगी, 3 सेकंड में कितनी हाइट चले जाएगी। तो अब मैं अगर लगाऊंगा यहाँ पे 3 सेकंड में कितनी हाइट जाएगी बताओ, 5√3 टाइम्स 3 यानी कि 15√3 मीटर्स चले जाएगी 3 सेकंड में ऊपर ऐसे। और 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस जाएगी, डिस्टेंस कौन दिला रहा है इसको, दूरी कौन दे रहा है इसको, ये वाला कंपोनेंट दे रहा है ना। मैंने फेंकी, मेरे से कितना दूर गया वो कौन कंपोनेंट डिसाइड करेगा, ये वाला कंपोनेंट डिसाइड करेगा। तो मैं आपसे पूछूं कि कितना दूर गया, तो उसके लिए 5 सेकंड में कितना दूर गया, और दूर ले जाने वाली जो स्पीड है वो क्या है, कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे 5 टाइम्स 5 सेकेंड, कितना हो जाएगा 25 मीटर। समझ में आया? तो ये 5 सेकंड में मेरे से 25 मीटर दूर हो जाएगा, ना कि 50 मीटर। समझ में आया? और 3 सेकंड में ये ऊपर जाएगा कितना, 15√3 मीटर, ना कि 30 मीटर। समझ में? ये ऐसे जो सवाल हैं ये आएंगे आपके प्रोजेक्टाइल मोशन में। ठीक है, ये जो मैं पूछ रहा हूँ ना, ये कंपोनेंट्स में जो डिवाइड कर रहा हूँ, ये सब जो हम कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिवली जो यूज़ होगा वो होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में। अलग अलग तरह के सवाल होंगे वहाँ पे, अलग अलग एंगल पे छोड़ोगे, अलग अलग एंगल पे लॉन्च होगा। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना। अब हमने अभी तक जो बात करी है उन 2 डायमेंशन में कर रहे हैं, एक्स और वाई में। हमने जो वेक्टर को रिजॉल्व करा है हमने 2 डायमेंशन में रिजॉल्व करा है, यानी कि जब हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका एंगल दिया जा रहा है तो हम उसको एक्स और वाई में रिजॉल्व कर रहे हैं। समझ में? रिजॉल्व करके हमने लिखा था ना लास्ट में दोबारा, आई कैप प्लस √3 जे कैप। जैसे ये अगर कोई वेक्टर है अपना जो पहले हमने लिखा था और वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, 2 यूनिट्स का उसका मैग्नीट्यूड है, तो उसको हमने कैसे लिखा था, ए वेक्टर को, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप 1 आई कैप प्लस √3 जे कैप, है कि नहीं। हम वेक्टर को रिजॉल्व करके मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी तक हम पोजीशन वेक्टर से डील कर रहे थे जहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट्स दिए थे, तो हमने सिंपली क्या करा, डायरेक्शन वेक्टर का यूज़ करके उनको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया। बट जब आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है और उसका एंगल दिया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में कन्वर्ट करके उसको आप ऐसे एक्स और वाई की फॉर्म में मैथमेटिकली लिख सकते हैं। तो अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई वेक्टर 3 डायमेंशंस में है, ठीक है, अगर कोई वेक्टर 3 डायमेंशन में है तो कैसे हम उसको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलाउंग रिजॉल्व करेंगे, यानी कि उसके कंपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। समझ में आया? ठीक है, कंपोनेंट क्यों कर रहे हैं समझ में आ रहा है ना, क्योंकि आपका जो वेक्टर है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, वो डायरेक्शंस के बीच में है। जैसे यहाँ पे जो था ये ना आगे को जा रहा था ना सिर्फ ऊपर को जा रहा था, क्योंकि अगर सिर्फ आगे को जा रहा होता तो हम ये ट्रू हो जाता, मान लें ये जो मैंने पूछा आपसे, ये अगर सिर्फ ऊपर को जा रहा होता तो ये ट्रू हो जाता। ठीक है, बट ना ये सिर्फ आगे को जा रहा है ना ये ऊपर को जा रहा है, ये दोनों तरफ जा रहा है, ये दोनों तरफ जा रहा है। तो ऐसी केस में हमें इस तरफ वाला और इस तरफ वाला कंपोनेंट अलग अलग से चाहिए ताकि हम प्रेडिक्शंस बना सकें, कैलकुलेट कर सकें चीज़ों को, ठीक है, अच्छे से एक्यूरेटली बता सकें। तो अगली वीडियो में मैं 3D में कैसे हम कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करेंगे और इस पे जो क्वेश्चंस हैं कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करने के बेसिस पे जो क्वेश्चन होते हैं वेक्टर्स के वो करेंगे। ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लेना। ओके, ठीक है।